समय सीमा को बचाते हुए मैं अपने मंच पे और यादव और गरिमा के साथ श्रीमान अंकित भगवान भैया को आमंत्रित करना चाहूंगा अपने व्यापा में और मंच पर स्थान ग्रहण करें। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कॉमर्स विषय पे आपसे हम लोग वार्ता करेंगे। आपसे वार्ता करने के लिए हमने अपने एसोसिएट अध्यक्ष श्रीमान नीरज शर्मा जी से आग्रह किया है कि आप इनसे वार्ता करेंगे, इन प्रश्नों का पूछेंगे। एक आदर्श के अगर है कोई भी और द्वादश के हैं तो उन्हें तो बहुत जरूरी। कृपया जैसा कि परमाणु श्रीमान प्रबंधक महोदय ने हम सभी के मध्य बात रखी कि सावधानी पूर्वक सुने, क्योंकि मैं खुद भी इंटरमीडिएट कॉलेज चला रहा हूँ और एक हाई स्कूल भी गवर्न कर रहा हूँ और ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। हमारे अति सम्माननीय आचार्य प्रवर यहाँ बैठे हुए हैं। दशम से कक्षा बालक, जो भी कक्षा बालक मतलब 10वीं से 11वीं में प्रवेश करता है, मैं इस विषय को बहुत नजदीकी से जानता हूँ कि माता जी कहती है बेटा तुम बायोलॉजी, पिताजी कहते हैं कहाँ दोनों का चक्कर पड़ जाए, तुमको मैथ्स पढ़ना है क्योंकि तुमको इंजीनियर बनना है। और बच्चा क्या चाहता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो मुझे आर्ट्स में हिस्ट्री अच्छी चाहिए थी। और हम इस डायलेमा में होते कहाँ है, किसी न किसी ऐसे एक की तरफ बायस हो जाते हैं जो तीनों ने कहा था और हमारी अपनी प्रतिभा समाप्त हो जाती है। मैं आपको दो तीन चीजें स्मरण करा करके माननीय अतिथियों को अपने मंच पे बैठाऊं कि अभी इसके पहले श्रीमान अनंत किशोर जी जो आईएएस हमारे सम्मानित जिलाधिकारी महोदय थे, वो केमिकल इंजीनियर थे, बीटेक केमिकल इंजीनियर, आपको पता है। अभी हमारे जो एसपी साहब हैं संकल्प शर्मा जी, वो भी बीटेक है, एमटेक कर रहे हैं और इसके साथ साथ आईपीएस निकाल के नौकरी कर रहे हैं। सोचिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के दोनों लोग सिविल सर्विसेज में हैं। अभी अपने जो कप्तान संकल्प शर्मा जी हैं, ये क्या है, ये जो प्रश्न हमारे मॉडरेटर पूछ रहे थे कि क्या हम गणित विषय लेकर के अन्य क्या कर सकते हैं, तो श्रीमान अध्यक्ष जी की पावर उपस्थिति बताओ कि रेलवे को भी डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, केवल लोको पायलट की नहीं। ध्यान रखिएगा, रेलवे को केवल लोको पायलट नहीं चाहिए होते, उसको भी डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। तो आप जिस क्षेत्र में उसी क्षेत्र में आगे बढ़िए। हाँ, लगन और मेहनत आपके साथ अगर है तो आप उस उच्च शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। मैं श्रीमान अंकित भगवान भैया से बड़ी विनम्रता से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर अपना स्थान प्राप्त करके हम सभी को गौरव प्रदान करें। श्रीमान अंकित भगवान जी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि कॉमर्स विषय पे आपके संभाव्य प्रश्नों का उत्तर देंगे और आपके साथ प्रश्नों को पूछने के लिए मैं श्रीमान नीरज शर्मा जी एसोसिएट अध्यक्ष पूर्व छात्र परिषद देवरिया, इसके साथ ही हम सभी के मध्य कुछ गणमान्य उपस्थितियां हुई हैं, आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। परम आदरणीय श्रीमान रामेश्वर विश्वकर्मा जी, आप अति सम्माननीय अध्यक्ष पूर्व छात्र परिषद केशव सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर से चलकर सभी के बीच में आए हैं। मैं चारों खड़े होकर यहाँ प्रदान करता हूँ सम्मानित अतिथियों का मंच पे श्रीमान अंकित भगवान जी जवाब देने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए हमारे पूर्व छात्र परिषद के एसोसिएट अध्यक्ष श्रीमान नीरज शर्मा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रथम छात्र जो यहाँ उपस्थित छात्र हैं जो कॉमर्स से विषय को अपना विषय बनाना चाहते हैं, वो ध्यान से सुनेंगे, प्रश्नों को बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ नहीं आता प्रश्न तो एक बार आप अपना हाथ ऊपर करेंगे, मैं प्रश्न को दोबारा पढ़ लूंगा, ठीक। पहला प्रश्न ये है कि एक कॉमर्स के छात्र के लिए हायर एजुकेशन और कैरियर दोनों में क्या क्या विकल्प वर्तमान में मौजूद है, इसके एक बारे में प्रकाश। कॉमर्स या वाणिज्य के लिए सिंपल बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम के बाद से उनके लिए कैरियर के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जस्ट लाइक कि बिग फोर। जैसे जब मैं सीए करता तो मैं ये सोचता था केवल सीए करके ही मैं बिग फोर में एंट्री कर सकता हूँ। जब आगे मैं बढ़ा, लोगों से मिला तो पता चला कि सीए ज़रूरी नहीं है बिग फोर में एंट्री करने के लिए। तो अगर हम अपना बेस मजबूत रखे हुए हैं तो हम बिग फोर में केवल बीकॉम के बेसिस पे एंट्री कर सकते हैं। सीए, सीएस, सीएमए ये 3 कोर्स होते हैं जो हमारे लिए कोर होते हैं। कभी भी क्लास में भी बात होती होगी तो हमारे टीचर यही कहते होंगे कि आगे सीए का कोर्स बहुत टफ होता है, तुम उसको करो। तो केवल सीए ही नहीं, सीए के साथ उसके जैसे ही 2 कोर्स और भी हैं, सीए, सीएस और सीएमए, जिनका पूरा नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये लगभग सिमिलर कोर्स हैं। इसके बाद हम अगर एज ए लॉ ऑफिसर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्लेट का ऑप्शन आज के डेट में है। क्लेट के थ्रू हम अपना एलएलबी कम कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट एंट्री होती है क्लेट में। और कोई भी कंपनी अपना कास्ट कटिंग करना चाहती है तो अगर हम क्लेट के साथ सीएस करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाता है कंपनी में एंट्री करना। इसके अलावा जो हम पीसीएस या आईएएस के लिए भी जा सकते हैं, जहाँ पे कॉमर्स एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन भैया के साथ यह प्रश्न पूछना चाहूँगा कि
कि कॉमर्स के लिए क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसमें केवल और केवल कॉमर्स के छात्र ही प्रतिभाग कर सकते हैं। एनी फील्ड ऑफ एजुकेशन और सर्विस ओनली अवेलेबल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। कॉमर्स मेनली फाइनेंस के साथ डील करता है, तो कोई भी कंपनी अपनी कास्ट कटिंग के लिए पहले से ये फोर्स करती है कि जो भी उनके फाइनेंस टीम हो वो कॉमर्स से रिलेटेड हो। ऐसा कोई रिजर्व नहीं है। बैंकिंग के लिए भी हम बात करेंगे तो बैंकिंग में हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पे हम कॉमर्स वालों का ही बोलबाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी पहले से बीटेक बैठे रहते हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट, वहाँ पे फाइनेंस के लिए बीकॉम अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कोई भी फील्ड हमारे लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन वहाँ प्रेफरेंस हमको ज़रूर मिलता है। चलिए बहुत अच्छा, यानी कि प्रेफरेंस की बात हो जाती है। अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा या कैरियर के लिए, ध्यान दीजिएगा यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि उच्च शिक्षा या कैरियर के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को किन किन विषयों का या किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इसके बारे में कुछ छात्र। कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हमारा जो बेस है वो हमेशा से मजबूत होना चाहिए। अक्सर ऐसा क्या होता है कि हमारे ऑफिस में भी कुछ बच्चे आते रहते हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो पता चलता है कि सर ये चीज़ तो मैंने 2 साल पहले पढ़ी थी, ये मुझे याद नहीं है। ये आपका इंप्रेशन हमेशा से ख़राब करेगा, और अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आप आगे कभी भी स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। तो जो आज आप पढ़ रहे हैं उसको फोकस करिए। आगे जैसे आप स्टेप वाइज बढ़ते जाते हैं तो बेसिक चीज़ें हमेशा हाई स्कूल और इंटर की ही रहेंगी। जैसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ थोड़ी सी मैथ भी आपको मिलेगी। बेसिकली मैंने देखा क्या है कि कॉमर्स के बच्चे मैथ से डरते हैं, वो एक्चुअली पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए मैथ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे अभी भैया भी कह रहे थे कि मैथ जहाँ गणित है वहाँ मैथ है, जहाँ नंबर है वहाँ पे मैथ है, सॉरी। तो नंबर के साथ आप खेलते हैं, तो इसलिए गणित आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो अगर आप मैथ से पीछा छुड़ाने के लिए गणित कॉमर्स में आ रहे हैं तो आपके लिए नंबर के साथ खेलना सीखिए और हमेशा अपने बेस के साथ मजबूत रहिए। ये तो हो गया कि बेस के साथ मजबूत रहे। प्रश्न ये है कि तैयारी प्रारंभ करने का सबसे उपयुक्त टाइम क्या होता है, और एक चीज और होती है कि जब तैयारी करते करते एक समय आता है, वो कौन सा समय यह मान लिया जाए कि तैयारी छोड़ करके अन्य विकल्प की खोज की जाए। यानी कि प्रारंभ करने का उपयुक्त समय और उसको छोड़ने का या तैयारी करना बंद करना, इन दोनों का उपयुक्त समय क्या हो सकता है? ये एक मुश्किल क्वेश्चन है। आप जितने जल्दी अपने गोल को और अपने विजन को आइडेंटिफाई कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अभी मुझे लगता है कि आप में से किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि 12th के बाद क्या करना होगा, तो जितनी जल्दी इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे आपके लिए उतना सिंपल हो जाएगा। ये कभी भी आप सोच सकते हैं। जैसे मैंने जब ग्रेजुएशन कर रहा था मेरे पास ये सोच नहीं थी कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन ऐसे ही अपने मित्रों से बात करते हुए मुझे लगा कि नहीं सीए करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। तो मुझे 3 साल का एक्स्ट्रा टाइम मुझे देना पड़ा। अगर ये चीज़ मैं 12th के बाद सोच लेता तो शायद मैं अपना 3 साल बचा लेता। तो इसी तरह मैं आपको भी कहूँगा कि जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपको क्या करना है। कॉमर्स के साथ कुछ लिमिटेड फील्ड है, लेकिन जो भी लिमिटेड फील्ड है वह भी काफ़ी वेस्ट है। छोड़ने का समय ऐसा है कि सीए का कोर्स जो होता है काफ़ी लेंदी होता है और काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। 6 साल 7 साल उसमें काम आने लग जाने। लेकिन ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि अब आपको परिवार की जिम्मेदारी लेनी है, आप इसको आगे कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी आपको बताएगी कि आपको कब छोड़ देना है। एक बहुत सटीक जवाब मिला हमें। तैयारी करने का कोई समय तो है नहीं, लेकिन तैयारी करने का कोई उपयुक्त समय तो नहीं माना सकता है। जब आपको ये लगे कि आपको प्रारंभ करना है आप तुरंत लग जाइए। इट्स नेवर लेट। और आगे एक बात कहते हैं कि टू लेट। प्रारंभ करने के लिए हमेशा आप लेट हैं और शुरू करने के लिए भी अभी लेट नहीं हुआ है। दोनों बातें एक साथ समझ में आती हैं। एक चीज़ और तैयारी के विषय में ही, जैसे ही हम इंटरमीडिएट पास करके जाते हैं तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो हैं हमको पकड़ने के चक्कर में रहते हैं, आकर्षित करते हैं।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कोचिंग संस्थान जो है वो तैयारी के दृष्टिकोण से कितने उपयोगी हैं और एक बड़ी मात्रा में धन लगता है उसको आउट करने में, क्या कोई आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो कॉमर्स की पढ़ाई आगे करना चाहता है वो किस प्रकार से अपने इस संस्थानों के विकल्प को तलाश सकता है? भैया का क्वेश्चन ऐसा है कि कोचिंग हमेशा अपने प्रचार के लिए कुछ भी कर जाते हैं। एक ही बच्चा होता है, AIR1 अगर आता है तो सारी कोचिंग उसकी फ़ोटो लगाती है और कहती है कि वो उन्हीं के यहाँ पढ़ी हुई है, और जो बच्चे उनको नहीं जानते हैं तो उनको लगता है नहीं नहीं ये कोचिंग अच्छी है, हमको इसमें जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमर्स में CA का कोर्स मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये हार्ड वर्कर के लिए है। जो हार्ड वर्क करता है वो इसको कर सकता है और सक्सेसफुली बिना किसी कोचिंग के कर सकता है। फिर भी कोचिंग मैं ये कहूँगा कि जैसे किसी ने मेहनत की हुई है तो मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने की क्या ज़रूरत है। जो कोचिंग टीचर दे रहे हैं वो हमारे जैसे कई बच्चों को पढ़ा चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है, तो वो सब्जेक्ट मुझे आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए जिसमें मैं वीक हूँ और उसकी ही कोचिंग करनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं हर कोर्स में जिनको हम इजीली अपने से पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो सब्जेक्ट आपके मित्र भी आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं या आप खुद से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोचिंग हमेशा आपके लिए एक गाइड की तरह से होना चाहिए जो आपको बताता हो कि आगे कैसे करना है, न कि आपको वो फोर्स करता हो कि आपको ये करना है। ये अगला क्वेश्चन है कि मैंने अभी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की बात की, तो कोचिंग का ऑप्शन तो वो तलाश लेता है, क्या ऐसा कोई और ऑप्शन हो सकता है जिसमें कोई कमजोर छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है वो MBA CA या और भी जो MCOM है, MBA के अलावा और भी कई इंस्टीट्यूट हैं जो स्टैटिस्टिक्स में अपने कोर्सेज को अप्लाई करते हैं, उन सब की पढ़ाई एक महंगी पढ़ाई होती है। एक आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो होता है या जो भी इसके पास एक धन की प्रचुर मात्रा न हो, वो इन सब्जेक्ट्स की डिग्री कैसे ले सकता है? कॉमर्स का कोर्स थोड़ा सा इकोनॉमिक है। MBA के अलावा जितने भी हमारे पास कोर्स ऑप्शन होते हैं इन कंपेरिजन अदर फील्ड वो काफ़ी इकोनॉमिक होते हैं। पहले सूचना दी गई थी। कॉमर्स के जितने भी कोर्स हैं इन कंपेरिजन अगर हम मैथ की बात करेंगे या बायो की बात करेंगे तो जितना उसमें धन की ज़रूरत होती है इन कंपेरिजन CA CS CM में या BCom MCom इसमें धन की ज़रूरत उतनी नहीं होती है। तो एक तरह से कॉमर्स हमारे लिए हमेशा से इकोनॉमिक रहा है। ये वीकर सेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा है कि अगर हम अच्छी सी मेहनत करते हैं तो तुरंत एक अच्छा सा हमें पैकेज भी मिल जाता है, तो बस हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है इसमें। चलिए, मतलब आप जो भी यहाँ छात्र हैं उनको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि MBA की पढ़ाई बहुत महंगी है, CA बहुत महंगा है। जो भी कॉमर्स के छात्र हैं वो श्योर हो जाए कि अर्थ बीच में नहीं आएगा आपकी योग्यता के। अगला और मुझे लग रहा है कि अंतिम प्रश्न है, कॉमर्स के छात्रों के सामने आने वाली मुख्य बाधा या चुनौती क्या हो सकती है जिससे बच करके या उसको डॉच करके या उसे लड़ करके छात्र आगे जा सकता है? कॉमर्स के साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत इसका पूर्वाग्रह है। ये हमेशा से हमारा मानना रहा है कि जो कुछ भी नहीं किया है वो कॉमर्स करेगा। हमारे यहाँ भी स्कूल में जिसके 50% से बिलो रहे होंगे उन्हीं को कॉमर्स दिया गया होगा, और इसमें दिक्कत हमारी कि हमने ही इस पूर्वाग्रह को बनाया हुआ है। जिसको भी मैथ नहीं पढ़ना हुआ, जिसको मेहनत नहीं करनी हुई, वो कॉमर्स ले लिया, बस एक डिग्री मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी पूर्वाग्रह की है कि हमने एक पूर्वाग्रह बना के रखा है, कॉमर्स के बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं। दूसरा आगे हम जैसे उद्यमिता का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि कुछ बिजनेस फैमिली होती हैं, जी हाँ बिजनेस फैमिली होती हैं और वो कॉमर्स को प्रीफर भी करती हैं, लेकिन केवल वो हमारा कोर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कॉमर्स कोई और नहीं आ सकता, आज के डेट में कॉमर्स सब कोई पढ़ रहा है। तो हमें इस पूर्वाग्रह को हटाना कि और कॉमर्स में जो एक दो अच्छे बच्चे आते हैं केवल वही अच्छे रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो इसमें लगातार मेहनत करता रहता है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और एक अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। चलिए, मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस मेरे पूरे हो गए हैं। भैया लोग से आग्रह है और बहनों से भी आग्रह है कि अगर जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में और कुछ
चाह रहे होंगे तो उनका एक बार संकलन कर लेंगे और फिर ओपन सेशन होगा, उसमें आप पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे सेशन में जो बात मेरे फोन में आई कि जीवन में पूर्वाग्रह से बचा जाना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि मैंने भारत में नोबेल लाते हुए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नहीं देखा व्यक्तिगत रूप से। क्यों? बायोलॉजी में, जीनोम इंजीनियरिंग में नोबेल लाए थे। सीवी रमन साहब भी नोबेल लाए थे फिजिक्स में, उनको भी मैंने नहीं देखा। लेकिन अमर्त्य सेन को हम लोगों ने देखा है, जो इकोनॉमिक्स में नोबेल लाए थे, है ना? इसका मतलब है कि बायोलॉजी और फिजिक्स वालों से तो बेहतर हमारे कॉमर्स वाले हैं। ये भारत ने सत्यापित कर दिया कि महान अर्थशास्त्री जो भारत में नोबेल लेके आया, अमर्त्य सेन। इसका मतलब है कि कॉमर्स वाले कमजोर नहीं है। कोई पूर्वाग्रह अपने मन में न पाले, मेहनत से अपना काम करें तो हम बेहतर कर सकते हैं।